हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सीटेट 2022 को टारगेट करते हुए सीडीपी की जो क्लासेज चल रही हैं उसमें 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 11 क्लासेज हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर आपकी 12 है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और सारी क्लासेस आप कंटिन्यू देख सकते हैं वन बाय वन करके, है ना। तो सीडीपी बाल विकास की बात करेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सीटेट की बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ मिल रही हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। किसकी? एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत से? देखिए, एनसीएफ 2005 इस बात के लिए इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है कि हमारी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें ये टीचर को इस बात के लिए उसको सक्षम बनाए कि बच्चों की जो प्रकृति है, बच्चों का वातावरण है, वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। यानी कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर हो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। इसीलिए वो रचनावाद से इन्होंने ये बात जो है ये समझ प्राप्त की है। कहां से? रचनावाद से। और ये कहता है एनसीएफ 2005 कि बच्चों का ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। ऐसा बच्चे को एटमॉस्फेयर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकीय है, अनुमति परक है, सुविधादाता है या फिर सत्तावादी है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका जो है वह एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए और है भी, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक जो है स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है। आपको बस एक सुविधादाता की भूमिका निभानी है, बच्चे की हेल्प करनी है, बच्चे को लर्निंग में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे और उन्हें एक्टिव एक्सप्लोरर्स के लिए, एक्टिव एक्सप्लोर यानी कि जो है सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यानी कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अधिगम अपने स्वभाव में, जो लर्निंग है वह अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय है और सामाजिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे हैं तो उनको लिखित के आधार पर कैसे जो है वो इतना कहाँ लिख पाएंगे ना, या मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित मौखिक दोनों, या फिर प्रेक्षण के आधार पर? देखिए, जो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि प्रेक्षण के आधार पर, और यहाँ पे बच्चे के व्यवहार, उसकी एक्टिविटीज का प्रेक्षण करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। DSSBPRT में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि सीटेट में बहुत रिवाइज होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। किसके लिए? देखिए, 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक, कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18, सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष। ये जो 6 से 14 वर्ष है ये सामान्य बच्चों के लिए है और यहाँ पे दिव्यांग कह रहा है, बात को समझिएगा। ठीक है, सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये अधिनियम हमारा 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ओके, आपके दिमाग में 6 से 14 वर्ष होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये सिर्फ सामान्य बच्चों के लिए होता है और ये यहाँ पे दिव्यांग वर्ड लिख दिया इसलिए दिव्यांग के लिए अलग ऑप्शन हो गया।
ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट वन हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? देखिए 2009 जो है यह समावेशी शिक्षा, किसकी? समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी समूह से आते हों, है ना, किसी भी अधिगम अक्षमता से वो जो है ग्रसित बालक हो, सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? 2009 में उल्लेख की जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा किस पर आधारित है? तो इसकी जो अवधारणा है वह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। किस पर? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है इसमें सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देती है ये, ठीक है। ये अधिनियम हमारा सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ जो गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दिस वन इज द बेस्ट वन। ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के जो उसके गोल्स हैं, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है ना। इस अधिनियम के द्वारा कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयु के अकॉर्डिंग अधिक समजातीय हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु, यानी कि उन्हें प्रभावी शिक्षार्थी बनाना है, उसमें सक्षम बनाना है, शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को ये सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना या एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि विद्यार्थियों को ये सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें और एक ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करें जिसमें वो स्वयं एक्टिव होकर के सीख सकें। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? यह आपका जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शैक्षिक विचारों को प्रचारित किया जिसके केंद्र में बालक को रखा। इनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षण प्रक्रिया के लिए। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक लाइन कही थी कि शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है वो बालक के लिए है, बालक टीचिंग प्रोसेस के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को बालक के अनुसार होना चाहिए, जो भी टीचिंग प्रोसेस है वो बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। एक सेकंड प्लीज। देखिए D++ PRT वाले क्वेश्चन बहुत सीटेट में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। या प्रगतिशील शिक्षा, केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, हम कल ही 30 क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें हमने आपको दिया था। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अकॉर्डिंग समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर बी आपका, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन डीवी विद्यार्थियों की क्रियाशीलता और उनमें सृजनात्मक गुणों के विकास के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने क्या माना है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जो भी उनकी सामाजिक समस्याएं हैं उनको विद्यार्थी स्वयं सुलझाए। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या हैं। लैब विद्यालय के उदाहरण क्या हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। किसका? प्रगतिशील विद्यालय का। इनके अनुसार इस तरह के विद्यालय में प्रयोगों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा और लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं, इसलिए प्रगतिशील विद्यालय यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब शिक्षक को, क्वेश्चन कहता है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है? तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो है विद्यार्थी अब सीखने के लिए प्रयास बंद कर देंगे, या उनका उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते या सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन कहता है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं कि सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, भंग हो जाएगा या प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? यह वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ये तो बहुत गलत बात है कि जो है हम, ये तो फिर भेदभाव हो गया ना क्लास में, जो कि आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, वरना फिर आप टीचर काहे के। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। सबसे बेहतर चीज ये है कि हम सभी का सम्मान करेंगे। बच्चा चाहे जिस धर्म, जाति, समुदाय, लिंग से आता हो, हमें सबका समान जो है सम्मान करना है, सभी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हम उस ऐसा नहीं कि बढ़ावा देंगे, भेदभाव करेंगे। कक्षा सभी संस्कृतियों, सभी धर्मों, सभी जाति, धर्म, समुदाय का सम्मान करेंगे, सभी को इंपॉर्टेंस देंगे। ऑप्शन सी हमारा आपको इस यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए कि वो एकल अभिभावक वाला है और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे सभी बच्चों के साथ टीचर व्यवहार कर रहा है वैसे उसके साथ, ठीक है। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करने चाहिए। ऐसे बच्चे को कम ग्रह कार्य देंगे या स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अगर हम उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे तो बच्चा अपने आप को फील करेगा, है ना, डिफरेंट फील करेगा, सबसे अलग फील करेगा। हमें अलग फील नहीं कराना है, हमें इस तथ्य की अनदेखी करनी है कि वो एकल अभिभावक वाला बच्चा है। ऐसे बच्चे के साथ हम जो व्यवहार हम सभी बच्चों के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार उसके साथ करेंगे, सभी को एक समान समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता ये है, बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक मानदंडों पर आकलन करना है।
या शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शन करता है, बच्चे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने खुद जो है अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बल प्रयोग हो गया, गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और ठीक है, ऑप्शन 20 में जो है वो आपका राइट हो जाएगा, शिक्षक के मार्गदर्शन से, है ना, शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाओं को जान लेना, उनकी भूली अवधारणाओं को जान लेना क्या होगा। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। देखिए, बच्चों की भूली अवधारणाओं की जानकारी जो है उससे शिक्षक, टीचर क्या करता है, शिक्षण को सार्थक और रोचक बना सकता है। जो भी बच्चे को आता है, जो भी बच्चा सीख करके आया है, उससे हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, जो भी हम टीच कर रहे हैं उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक, बात यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की हो रही है, कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कैसा वातावरण हो, खोज को प्रोत्साहन देता हो, बच्चा करके सीखे, नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, जहां भी ऑप्शन में मिले तुरंत काट देना, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, खोज को प्रोत्साहन, यहाँ यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर के काम करे। तो यहाँ बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद खोज करके जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन करने में, ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इसमें क्या होगा, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को क्या है, उनको सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। क्या, सक्रिय सहभागिता, एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करने के लिए इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द बेस्ट वन ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, तभी हम बच्चे के लर्निंग को आसान बना सकते हैं। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी बात इसमें सही नहीं है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत, बिल्कुल बात सही है। जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी बच्चे के प्रयास हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अध्यापकों के अनुसार काम करना, बच्चों को स्वीकार कर, बच्चे को स्वीकार करना, बच्चा जो भी सीख करके आया है, बच्चे को जो कुछ भी आता है हम उसको स्वीकार करेंगे। अध्यापक का सकारात्मक रुख, यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यापक के अकॉर्डिंग काम करना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे के प्रयास को हम एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अध्यापक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, अध्यापक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसा अध्यापक कहेगा वैसा करेगा तो बच्चा अपना कब जो है वो दिखाएगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक की।
बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका, किसकी, सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए। उसे ऐसे टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस का निर्माण करना चाहिए जिसमें छात्र स्वयं अपनी एक्टिविटी से सीख सके। ठीक है, ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का एक साधन है, या अनेकता में एकता की संकल्पना को प्रचार प्रसार करने के लिए, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। तो इसमें आपका क्या है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन माना जाता है। ऑप्शन सी जो था इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, डिटेल में क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, अभी बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकाकी विशेषक है, या बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यही ऑप्शन इसमें सही है आपका। जो बुद्धि है वह बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। क्या होता है? बुद्धि काम करने की योग्यता है जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान कर सकता है। बुद्धि ना हो तो फिर हम अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, उनको कैसे हल करेंगे? बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा? तो यह आपकी स्टर्न के द्वारा। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और कुहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। आईक्यू को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? सबसे पहले हमारे एल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है रेवन का, लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे और इसके बाद हमारी जो है सब्जेक्टिव क्लासेस होने वाली है जिसमें हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। ठीक है, ये दोनों परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जो किसी व्यक्ति पर एक ही बार में जो है किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।